विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन से संबंधित अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दी हुई है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समता होगी। जो भी भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों के लिए राज्य के अधीन किसी पद पर, मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं जो राज्य द्वारा दी जाती है, उसमें नियोजन नियुक्ति नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषयों में, ठीक है, नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में, ठीक, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है। ये शब्द दिए गए हैं केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही कोई नागरिक इसके लिए अपात्र माना जाएगा। ठीक है, निवास स्थान के आधार पर। तो यहाँ यह बताया गया है कि इन दोनों अनुच्छेदों में यह कहा गया कि केवल राज्य के अधीन नौकरियों में, ठीक, यह शर्त है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट जो नौकरियां हैं, उसमें यह अनुच्छेद लागू नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर अवसर की समता प्राप्त होगी। अवसर की समता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी की योग्यता की अवहेलना की जाए, उसके प्रतिभा को ध्यान में न रखा जाए। मतलब जिस योग्य है वो, उसमें यदि वह योग्यता रखता है तो उसे समान अवसर प्राप्त होगा। जाति, धर्म, वंश या लिंग, इसके आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, लेकिन योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि अवसर की समता का मतलब अर्हताओं और मापदंडों का उन्मूलन नहीं है। ये मतलब जो योग्यता निर्धारित की जाती है सरकार के द्वारा, जो मापदंड रखे जाते हैं, उनका समापन नहीं है। अवसर की समता का तात्पर्य यह नहीं कि उस मापदंडों को समाप्त कर दिया जाए, उस मापदंडों को ध्यान में ना रखा जाए। किसी फावड़ा चलाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाए कि अधिकारी बना दिया जाए, वह तो योग्यता नहीं रखता। अधिकारी उसी को बनाया जाएगा, लोक सेवकों के पद पे उसी को रखा जाएगा जो लोक सेवक बनने की योग्यता रखता हो, जो उस मापदंडों को पूरी करता हो, उसी को रखा जाएगा, ना कि किसी अयोग्य व्यक्ति को रख दिया जाएगा। ठीक है, अवसर की समता, भाई समाज में तो विभिन्न सारे प्रकार के लोग रह रहे हैं, किसी की योग्यता कम है, किसी की ज़्यादा है, तो जो जिस योग्य है उसमें अवसर की समता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) में अनुच्छेद 15 की अपेक्षा 2 शब्द उद्भव और निवास स्थान अतिरिक्त शामिल हैं, जिनका उद्देश्य है कि भाई भतीजावाद या प्रांतीयतावाद को रोकना। ठीक, अब देखिए, ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान करते हैं, लेकिन आवश्यकता कुछ ऐसी थी कि इसका अपवाद भी रखा गया।
ठीक है, कुछ ऐसे पद हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जो इन अनुच्छेदों के विपरीत हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपवाद में पहला अपवाद क्या है, 16(3) में दिया गया है पहला अपवाद कि अनुच्छेद 16(3) में अनुच्छेद 16(2) का अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 16(3) यह बात ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 16(3) में किस अनुच्छेद का अपवाद है, 16(2) का अपवाद है। उसमें दिया गया है कि सरकार कुछ सेवाओं को राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, बशर्ते कि उसके लिए कोई उचित कारण हो। वहाँ कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि अनुच्छेद 16(3) की जो बात है, 16(3) यह प्रतिबंधित करता है कि सरकार कुछ सेवाओं को, सभी नहीं, कुछ सेवाओं को राज्य के निवासियों के लिए क्या कर सकती है, आरक्षित कर सकती है। यह जो है अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन नहीं करेगी। 16(4) में दूसरा अपवाद, 16(4) में दिया गया है कि अनुच्छेद 16(1) और 16(2) दोनों का अपवाद है। ठीक है, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए वो बंद कर सकती है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 16(1) 16(2) में किसी के साथ भेदभाव करने की बात नहीं कही गई है। सबको समान, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मूल के हो, वंश के हो, जात के हो, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार करने की बात कही गई है। लेकिन अनुच्छेद 16(4) जो है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) दोनों का अपवाद है। इसमें राज्य में पिछड़े वर्ग के किसी भी, जब पिछड़े वर्ग में किसी भी पक्ष का हो, उसे यह सरकार को प्रतीत होना चाहिए कि वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्याधीन नौकरियों में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो वह क्या करती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। देखिए आरक्षण का आधार क्या है, शर्त है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो और उसे राज्याधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। इन दोनों शर्तों का होना जरूरी है। इसमें से केवल एक शर्त को कसौटी या दूसरे शर्त को कसौटी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा, यह 15(4) में कहा गया है। 15(4) में क्या कहा गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। उसी को आधार मान के 16(4) में पिछड़े हुए वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका आधार के, आरक्षण का आधार क्या है, 15(4) है। यह बात ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 15(4) में यह शर्त दी गई है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो। ठीक है, और यहाँ यह कहा गया कि राज्याधीन जो नौकरियां हैं, पद हैं, उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। दोनों शर्तें पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। देखिए संविधान इसमें जो है पिछड़ा वर्ग परिभाषित नहीं किया गया है कि किसको पिछड़े वर्ग के श्रेणी में रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 में यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है और उसकी सिफारिश पर ही जो वह रिपोर्ट करता है, जो बताता है, उसी के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाता है या उस श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे अनुच्छेद 16(4) देखते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व
राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यह अनुच्छेद जो है राज्य के अधीन सेवाओं में SC/ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करती है। उनका जो है यदि सरकार को यह अनुभूत होता है कि इस जातियों के लोगों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए वह जो है उपबंध कर सकती है, वह व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, इसी में साथ ही साथ जो है ये 77वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया SC/ST के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई। इसी में जो है प्रोन्नत के विषय में, मतलब जो प्रोन्नत होती है, प्रमोशन होता है, उसके संबंध में भी बात कही गई है। देखिए, जो SC/ST का प्रमोशन था वो 1995 में समाप्त होना था, लेकिन 85वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से इसको मतलब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है कि और उस जो है 85वें संविधान संशोधन के तहत जून 1995 से ही उसको लागू भी कर दिया गया। जब वह समाप्त हो रहा था उसी समय से उसको लागू कर दिया गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण रहेगा। देखिए, अनुच्छेद 4(ख) क्या निर्धारित करता है कि यह निर्धारित किया गया है कि बैकलॉगिंग को लेकर पदों की भर्ती में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो सकती है। बैकलॉगिंग क्या है? जैसे जिस वर्ष नियुक्ति हो रही है उसमें जो आरक्षित पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं, तो उनको अगले वर्ष जो है जो नियुक्ति के लिए रिक्तियां होंगी उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। वो बैकलॉगिंग की है। मान लीजिए जोड़ भी दिया गया तो उसमें आरक्षण जो है, आरक्षण जो पूर्व का होता है वही लागू होगा, मतलब जो 50% है उससे अधिक हो सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो सीटें रिक्त रहती हैं उसको अगले साल जो नियुक्ति होगी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, परंतु उस पर उन्हीं वर्ग की नियुक्ति होगी जो जिस वर्ग के लोगों के लिए वह सीट आरक्षित सी थी। ऐसा करने पर क्या होता है कि आरक्षण की सीमा बढ़ जाती है। जो 50% की सीमा निर्धारित की गई है तो वह जो है 50% से ऊपर हो जाती है, तो वह जो है इस उपबंध का विरोध नहीं करती है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि बैकलॉगिंग को नई नियुक्ति के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो वो आरक्षित पद है वो नई नियुक्ति के साथ नहीं पढ़ा जाता है, उसको जोड़ा नहीं जाता है। उसके साथ नियुक्ति तो होगी लेकिन उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा, उसको साथ में नहीं माना जाएगा। उस साल की भर्ती नहीं मानी जाएगी, वो पिछले साल की भर्ती मानी जाती है। और पिछले साल की भर्ती अगले साल हो रही है। जो आरक्षित पदों की रिक्तियां थी बची हुई, जिस उस श्रेणी के लोग नहीं मिल पाए थे, तो उससे बचे हुए जो पद हैं वो अगले साल नई नियुक्ति के साथ नहीं जोड़े जाते। ठीक है, और नई नियुक्ति के साथ नहीं जोड़े जाएंगे तो ऑटोमेटिक यह जो है बढ़ जाएगा आरक्षण। तो ये 4(ख) में 4(ख) का लाभ OBC SC/ST तीनों को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो बैकलॉगिंग है उसका लाभ तीनों को मिलता है, और 4(क) में जो आरक्षण है वो उसका लाभ सिर्फ SC/ST को मिलता है। ठीक, प्रोन्नत का लाभ किसको मिलता है? SC/ST को मिलता है। अनुच्छेद 16(5) में यह कहा गया है कि किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, यह अनुच्छेद जो है माने अनुच्छेद 16 किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा जिसमें किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य
किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। मतलब किसी धार्मिक संप्रदाय की जो संस्था है उस पर किसी अधिकारी या पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है या उसके किसी अनुभाग के सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा कि वह किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। मतलब किसी की भी नियुक्ति हो सकती है। और यह जो है, यह किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के प्रशासन के लिए धर्म संप्रदाय के विशेष लोगों की नियुक्ति को प्रतिबंध नहीं करता है। किसी भी लोग धर्म संप्रदाय के लोग की नियुक्ति हो सकती है। अनुच्छेद 16(6) के तहत यह कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) में जो वर्णित वर्ग है, मतलब जो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी से भिन्न अर्थात सामान्य वर्ग के नागरिकों के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के पक्ष में, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें जो आरक्षित पद हैं उसके अतिरिक्त 10%, अधिकतम 10% की आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जो है अनुच्छेद 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए अधिकतम कितनी 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16(4) क ख। अब मुझे यह आशा है कि आप अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समता है उसके संबंध में समझ चुके होंगे और इससे आने वाले प्रश्नों को हल कर लेंगे। इस संबंध में एक आयोग का गठन हुआ था, मंडल आयोग, ठीक, और उसके संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।